सबसे पहले बात भारत की स्पेस क्रांति की कर लेते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अहमदाबाद इसरो स्पेस सेंटर ने अब सूर्ययान यानी कि मिशन आदित्य L1 की जानकारी दी है। सूर्ययान को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसरो ने स्पेस में ह्यूमनॉइड भेजने की भी तैयारियां कर ली हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्पेस में महिला रोबोट को भेजा जाएगा, जिसे व्योम मित्र का नाम दिया गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी का झंडा गाड़ने के बाद अब सूरज को मुट्ठी में करने की तैयारी है। ये भारत की स्पेस क्रांति है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो ने सूरज की तरफ यान भेजने की तैयारी कर ली है। इस मिशन का नाम है आदित्य L1, जिसे लोग सूर्ययान भी कहकर बुला रहे हैं। इसकी लॉन्चिंग 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। यानी भारत चांद के साथ ही सूरज के भी रहस्य खंगालेगा। बेशक ये स्पेस में भारत के बढ़ते रुतबे की ही झलक है। आदित्य L1 तो ऑलरेडी बन चुका है, सैटेलाइट रेडी होकर लॉन्च पैड पे खड़ा है और 2 सितंबर यानी कि लगभग 1 वीक बाद हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं शनिवार को। तो उसका तो सब प्लानिंग हो चुका है, टेस्टिंग भी हो चुका है। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा 127 दिन में पूरी करेगा। ये हेलो ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। ये पॉइंट सूरज और धरती के बीच में मौजूद है। इस मिशन को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 में लगा कैमरा सूरज की HD फोटो भी लेगा और सूर्यदेव की वो तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेगा, जिससे दुनिया अब तक अनजान है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष के अनंत रहस्यों को खंगालने के मकसद से भारत स्पेस में एक महिला रोबोट भी भेजेगा। इस महिला रोबोट को व्योम मित्र नाम दिया गया है। खुद प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो के इस खास मिशन की जानकारी दी। Where we'll put in a human being without a soul, that is a robo-human being. So we've already decided we'll have a female robo this time, who will be known as Vayomitra. So this Vayomitra robo, she will function like the human being. She'll perform all those functions there in the space, in the Gaganyaan, and when it comes back, she'll come back through the same route, through the waters or whatever. She'll be rescued in the same manner with all the safety considerations and parameters being observed. गगनयान को लॉन्च करने का मिशन अगले साल मार्च में तय किया गया है। इससे पहले 2 मानव रहित मिशन भी लॉन्च किए जाएंगे। जाहिर है, चंद्रयान 3 की कामयाबी ने इसरो के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को नई गति दी है और अब भारत स्पेस क्रांति के लिए पूरी तरह तैयार है। अब बात चंद्रयान 3 की करेंगे। लैंडर विक्रम से निकलकर चांद की सतह पर पहुंचकर रोवर प्रज्ञान चहलकदमी कर रहा है। अब अगले 12 दिनों में वो कहां क्या क्या जानकारियां जुटाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी पर टिकी हुई हैं दुनिया की नजरें भी। रोवर का जुटाया डेटा लैंडर के जरिए इसरो तक पहुंच जाएगा और फिर उसके विश्लेषण से चांद पर मौजूद पानी, खनिज, सबके बारे में पता चल सकेगा। बहुत ही गर्व की बात है। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी को लेकर जारी जश्न के बीच रोवर प्रज्ञान अपना काम कर रहा है। आज इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर से 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का पहला वीडियो शेयर किया। बुधवार को शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान उससे बाहर निकला और गुरुवार से चंद्रमा की सतह पर इसने चहलकदमी शुरू कर दी। लैंडर विक्रम की लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह इसरो ने रोवर प्रज्ञान के लैंडर से बाहर आने की जानकारी दी। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। अब 12 दिनों में रोवर प्रज्ञान लैंडर के आसपास आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। जब तक चांद पर सूरज की रोशनी रहेगी, सारी प्रणालियों को ऊर्जा मिलती रहेगी। जब वहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तो विक्रम और प्रज्ञान 14 दिन बाद इनएक्टिव हो जाएंगे।
हालांकि इसरो ने लैंडर रोवर के एक और चांद दिवस तक काम करते रहने की संभावना से इनकार नहीं किया है। सूरज की रोशनी दोबारा पड़ने पर लैंडर और रोवर फिर से एक्टिव हो सकते हैं। पीएम मोदी के डिग्री विवाद केस में जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट के केस की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल की याचिका पर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में 29 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करके उस दिन फैसला सुना सकता है। गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पूर्व रिहाई पर कोर्ट ने कहा है कि वकालत एक नेक पेशा है। कोर्ट ने कहा है कि बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार की हत्या करने का दोषी कैसे वकालत कर सकता है। बिल्किस का एक दोषी राधेश्याम शाह, इस मामले में छूट मिली थी उसे। कोर्ट के सामने जब यह मामला सामने आया तो पूछा गया कि क्या कोई दोषी वकालत कर सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को वकील के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कानून का शिकंजा अब कसता जा रहा है। कच्छ की एक अदालत ने उसे 4 दिनों के लिए गुजरात एटीएस की हिरासत में भेजा है। लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तान से नशा तस्करी का खुलासा होने के बाद खालिस्तानी आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने के धंधे का भी पता चला है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गिरफ्तार लॉरेंस के 5 गुर्गों ने ये राज उगल दिया है। ₹194 करोड़ के ड्रग्स केस में गुजरात एटीएस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच कच्छ की नालिया कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को एटीएस की मांग पर 4 दिनों की रिमांड मंजूर की है। 2022 के ड्रग्स केस के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब की भटिंडा जेल से कच्छ लाया गया। आज केस में यूएपीए नो વધારો થતા કલમનો વધારો થતા લોરેન્સ બિશ્નોઈને ફરી પાછો એ જ ગુનામાં વધુ રિમાન્ડ માટે લઈ આવવામાં આવેલા। પોલીસની માંગણી અલગ અલગ પ્રકારની હતી, એમાં 14 દિવસના ફરી પાછા રિમાન્ડની માંગણી કરેલી। એમાં કોર્ટે અમારી દલીલ ગ્રાહ્ય રાખી અને 4 દિવસના રિમાન્ડ રજૂ કર્યા છે, મંજૂર કર્યા છે અને એ 28 તારીખના ફરી પાછો એમને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે। आपको बता दें कि ड्रग्स केस में गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने संयुक्त कार्रवाई कर कच्छ के समुद्र से 194 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की थी। पाकिस्तान से आ रही बोट अल तायसा से एटीएस को 34 किलो हेरोइन मिली थी, जिसकी कीमत 194 करोड़ आंकी गई थी। बोट पर पाकिस्तानी झंडा लगा था। ड्रग तस्करी की जांच में गुजरात एटीएस के सामने लॉरेंस का नाम आया था। इस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी अब्दुल्ला ने भी पूछताछ में बताया कि हेरोइन लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर आई थी। हमारे साथ रजनी है जो लॉरेंस बिश्नोई की लॉयर है, हम उनसे बात करते हैं। मैम, कौन सा ऐसा केस है जिस केस में गुजरात पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को दोबारा कस्टडी में लिया? सर, ये लास्ट ईयर सितंबर 2022 में गुजरात के पोर्ट पर एक बोट रिकवर हुई थी जिसमें 6 पाकिस्तानी पकड़े गए थे और उस पर अप्रॉक्सीमेट 195 करोड़ की हीरोइन ड्रग्स जो है वो बरामद हुई थी। तो उसी के रिगार्डिंग लास्ट टाइम भी गुजरात एटीएस की जो टीम है वो लॉरेंस को लेकर गई थी गुजरात, और उस पर एनडीपीएस और यूएपीए के अंडर डिफरेंट सेक्शंस में केस फाइल किया गया है। उसी मैटर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के लिए उसको आज गुजरात पुलिस लेकर गई। हाल ही के महीनों में प्राकृतिक आपदाओं ने गुजरात में भारी तबाही मचा दी है। जान माल का खासा नुकसान हो चुका है। वहीं गुजरात में आतंकी हमलों की कई साजिशों का भी पर्दाफाश हुआ है। यही वजह है कि गुजरात सरकार अब यहां के बाशिंदों को आतंकी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के गुण सिखा रही है। देखिए रिपोर्ट। आपका गुजरात अब भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई आतंकी खतरा, हर एक चुनौती से निपटने की ट्रेनिंग अब आपके गुजरात में हो रही है। गुजरात के मोडासा और केवड़िया से आई ये 2 तस्वीरें भी इसी कवायद से जुड़ी हैं।
एक और अरावली के मोडासा शहर में कुदरत के झटकों से यानी भूकंप से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, तो दूसरी ओर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किसी भी नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए मॉक ड्रिल की गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में संदिग्ध बैग मिलने की अफवाह और अफवाहों के कारण पर्यटकों की भगदड़ को लेकर सफल मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान उसी तरह का सीन भी क्रिएट किया गया। चोटिल होने वाले पर्यटकों को कैसे प्राथमिक उपचार देना है, कैसे उन्हें जल्दी से जल्दी इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाना है, इन सब की प्रैक्टिस की गई। बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, इसलिए यहाँ की सुरक्षा हमेशा चाक चौबंद रखना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि यहाँ समय समय पर अलग अलग तरह की मॉक ड्रिल होती रहती हैं। अब आप अरावली चलिए, जहाँ मोडासा शहर में सायरन की आवाज से हर कोई सहम गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अचानक बिल्डिंग में से कुछ लोगों को बाहर लाते हुए दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे कोई हादसा हो गया है। हालांकि बाद में पता चला कि ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जो भूकंप के झटकों से निपटने के लिए की गई थी। आज अरावली डिस्ट्रिक्ट में एनडीआरएफ द्वारा अर्थक्वेक सिनेरियो पर एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें एनडीआरएफ के अलावा फायर, पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सभी एजेंसियों ने पार्टिसिपेट किया। मॉक एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी परिस्थिति या आपदा की स्थिति में हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उन तैयारियों का जायजा लेना और साथ ही जो एजेंसियां काम कर रही होंगी उनके बीच का कोऑर्डिनेशन चेक करना होगा। आज की एक्सरसाइज में सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा रहा। एनडीआरएफ की टीम और मोडासा की फायर टीम ने इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रैक्टिस की। भूकंप के दौरान स्थिति को समझने के लिए स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को भी आपातकालीन स्थिति में सावधान रहने के टिप्स दिए गए। साथ ही उन्हें प्रैक्टिकल करके भी दिखाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने अलग अलग तरीकों से लोगों को रेस्क्यू किया। बेसिकली मॉक ड्रिल करवाने का मुद्दा यही था कि जब भी भविष्य में कभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पर कोई आपदा आए तो हम अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड रहें। इस मॉक ड्रिल को करवाने के लिए हमने एक स्कूल में करवाई गई है ये मॉक ड्रिल, जिसमें कि बच्चे भी शामिल हैं। बेसिक एम ये है कि बच्चों को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी और फ्यूचर में अगर कभी ऐसा डिज़ास्टर होता है तो बच्चे पैनिक नहीं होंगे और वो भी इनिशिएटिव ले पाएंगे रिगार्डिंग दिस। तो मेन एम था अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रिपेयर्डनेस देखना कि कितनी प्रिपेयर्डनेस है डिस्ट्रिक्ट में, और मॉक ड्रिल बहुत ही अच्छे से करी गई है। खतरा कभी भी बताकर नहीं आता, इसलिए समझदार वही है जो हर एक खतरे से निपटने के लिए पहले से तैयार रहे। अरावली से हितेश सुतारिया और नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के सूरत में भी भाई बहन के पवित्र रिश्तों के डोर का प्रतीक राखी को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। बाजार में रंग बिरंगी राखियों के साथ चंद्रयान 3 वाली राखियां भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर सूरत के ज्वेलर्स ने भी विशेष इंतजाम कर लिए हैं। उन्होंने चांदी की चंद्रयान वाली राखियां बनाई हैं। गोल्ड और लेब्रॉन डायमंड की राखियों की काफ़ी डिमांड है इस बार। इसके अलावा नरेंद्र मोदी, योगी की राखियां भी मार्केट में खूब मौजूद हैं, जिसे लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। बाजार में बड़ी भीड़ है। बहनें अपने भाइयों के लिए खूबसूरत ही नहीं बल्कि महंगी राखियां भी खरीद रही हैं।